साथियों नमस्कार। मैं रवि कुमार और आज मैं आपके पास एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो हम सभी के लिए एक पहेली बना हुआ है, जिस पर हमारे बच्चों का भविष्य टिका हुआ है और जो एक आम नागरिक, एक पालक, एक शिक्षक यानी समाज के लगभग हर वर्ग को बहुत ज्यादा परेशान करता है। वो विषय है हमारे देश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था। हम सभी अपने आप से, अपने दोस्तों से, अपने समाज में लगभग हर जगह और अक्सर ही यह सवाल पूछते रहते हैं कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी क्यों है। क्यों हमारे बच्चे रोज विद्यालय जाने के बाद भी और मेहनत से पढ़ाई करने के बाद भी स्वयं से कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं है। क्यों हमारा समाज एक व्यक्ति के काबिलियत और गुणों को देखने की बजाय, उसे सम्मान देने की बजाय, उसे पहचान देने की बजाय उसके परीक्षा के नंबर और उसकी डिग्री को ज्यादा महत्व देता है। क्यों हमारे बच्चे परीक्षा से इतना डरते हैं। क्यों हमारे विद्यालय की पढ़ाई हमारे जीवन में कभी भी काम नहीं आती। क्यों हमारे देश में सरकारी नौकरी को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है। क्यों हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था रटने और पाठ्यपुस्तकों पर टिकी हुई है। क्यों हमारे यहां शिक्षकों को उतना ज्यादा महत्व नहीं मिलता, उतना ज्यादा सम्मान नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं। इन सभी सवालों के जवाब हम अपने इस वीडियो में और इसके बाद आने वाले कुछ वीडियोस में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। हम यह कोशिश करेंगे कि हम ये समझ सकें कि कब हमारी शिक्षा में ऐसे बुनियादी बदलाव आए जिन्होंने हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था को गुलामी की शिक्षा व्यवस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें यह जानना होगा कि यह सब शुरू कब हुआ। हम भारतीय शिक्षा के इतिहास के उस दौर में चलेंगे जिसने हमारे देश की दशा और दिशा दोनों ही बदल कर रख दी। इतिहास के इस दौर की काली छाया आज भी हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रही है, भले ही वो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हो या प्राइवेट विद्यालय में। इसकी शुरुआत हुई अंग्रेजों के भारत पर कब्जा करने से। अंग्रेजों के भारत आने से पहले हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप बहुत अलग था। यह सब शुरू हुआ 18वीं सदी के अंत में, जब अंग्रेज भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार लगभग पूरा कर चुके थे। अंग्रेजों से पहले भी बहुत सारे आक्रमणकारी भारत आए थे, लेकिन कोई भी इतना ज्यादा सफल नहीं हो पाया जितना ज्यादा अंग्रेज हो गए। हम सब यह तो जानते हैं कि अंग्रेज यहां व्यापार करने आए थे, लेकिन अंग्रेजों ने इतना ऐसा क्या किया कि वो इतना ज्यादा सफल हो गए और पूरे भारत पर पूरे 200 वर्ष तक शासन करते रहे। क्या आपको पता है, जब अंग्रेज भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे तो उनका उद्देश्य क्या था? क्या वे इस देश को अपना घर बनाना चाहते थे, जैसा पिछले कुछ आक्रांताओं ने किया था? क्या वे इस देश के समाज में घुल मिल जाना चाहते थे, जैसा पिछले कई सौ सालों से आक्रांता और आक्रमणकारी कर रहे थे? क्या उन्हें यह देश और समाज पसंद था? यहां के लोग पसंद थे? नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं। अंग्रेज यहां बसना नहीं चाहते थे। यह जगह उनको पसंद नहीं थी। यहां का समाज, लोग, वेशभूषा, भाषा आदि उन्हें कुछ भी पसंद नहीं था। कम से कम वो अंग्रेज जो अंग्रेजी शासन को चला रहे थे, जो यहां पे एज अ कर्मचारी काम कर रहे थे, वो बिल्कुल भी अपने भविष्य को इस देश के साथ जोड़कर नहीं देख रहे थे। तो फिर उनका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों का एक और एकमात्र उद्देश्य था इस देश को एक खादान की तरह खोदते रहना, तब तक जब तक उन्हें यहां से फायदा हो रहा है। वो सिर्फ
इस देश के संसाधनों और यहां से होने वाले फायदे से प्यार करते थे और ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का दोहन करना और फायदा कमाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य था। एक अनुमान के तहत अंग्रेज 200 सालों में भारत से लगभग 45 लाख करोड़ की संपत्ति लूटकर ले गए। 18वीं सदी के अंत तक अंग्रेजों ने भारत के बड़े भूभाग पर अपना कब्जा जमा लिया था। यह सब करने के लिए उन्होंने जिन नीतियों का पालन किया उसमें फूट डालो शासन करो, उत्तराधिकार के नियम, राजनीतिक सौदेबाजियां और चालबाजियां शामिल थी। उनका मुख्य हथियार बंदूक और सैनिक ताकत थी। लेकिन अंग्रेज यह बात जानते थे कि बंदूकों के दम पर और इन चालबाजियों के दम पर ज्यादा दिनों तक भारत को गुलाम बनाए नहीं रखा जा सकता। इस देश को लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के लिए उन्हें एक नई नीति और कुछ नए हथियारों की जरूरत थी। एक विद्वान ने कहा है कि किसी भी देश, समाज और परिवार में शिक्षा का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि उसे लागू करने वाले या शिक्षा को नियंत्रित करने वाले का अपना उद्देश्य क्या है। अंग्रेजों के उद्देश्य के बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो यह था कि वो भारत का अनंत काल तक दोहन कर सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 1813 में अंग्रेजों ने भारत में एक नई शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की। 1813 इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी साल पहली बार अंग्रेजों ने भारत में अपने तरह की शिक्षा व्यवस्था को लागू करने के लिए 1 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया। 1 लाख रुपए उस समय, जिसका अगर वर्तमान मूल्य देखा जाए तो करीब करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए के आसपास बनता है। उस काल में यूरोप के ज्यादातर निवासी यह मानते थे कि यूरोप के लोग दुनिया के बाकी लोगों से हर मामले में ऊंचे और बेहतर हैं। उन्हें अपने आप पर बेहद घमंड था और आज भी ऐसा ही है। इस बात के बहुत सारे प्रमाण आपको मिल जाएंगे, जैसे गोरे होने का घमंड, विकसित होने का घमंड, ताकतवर होने का घमंड, टेक्नोलॉजी का घमंड आदि। आप सभी ने सलमान खान की मूवी वीर देखी होगी, जो भारत के पिंडारी समुदाय पर आधारित है। उसके एक सीन में वीर के कॉलेज का प्रिंसिपल, जो कि एक अंग्रेज था, वीर से बोलता है, तुम लोग अपने आप को इंसान बोलते हो? देखा है मैंने तुम्हारा इंडिया, देखा है मैंने तुम लोग कैसे रहते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे खाते हो। तुम्हारा देश पसीना, बदबू, धूल, मिट्टी, गोबर, कीचड़, मक्खियां, मच्छर, सुअर, गाय आदि, हर जगह गंदगी और सिर्फ गंदगी। उसके इस बात को हम अगर प्रमाणिक न भी लेते हुए थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो हम ये पाएंगे कि यूरोपीय लोगों के मन में दूसरे जगह के लोगों के लिए बहुत घृणा थी। अंग्रेज यह चाहते थे कि भारतीय भी यह बात मान लें कि उनके अंग्रेजी शासक उनसे हर मामले में बेहतर हैं। अंग्रेजों ने नई शिक्षा व्यवस्था को ऐसा बनाया कि खुद को एक बेहतर और सयाने समाज के रूप में प्रस्तुत किया और भारतीयों को मूर्ख, अनपढ़ और असभ्य रूप में। अंग्रेजों ने भारतीयों को यह समझाया कि उन्हें सब कुछ अंग्रेज और उनकी नई शिक्षा व्यवस्था ही सिखाएंगे और समझाएंगे, उन्हें सभ्य नागरिक बनाएंगे। उठना, बैठना, खाना, पीना, बात करना, पढ़ना, लिखना, वेशभूषा आदि सब कुछ सिखाएंगे, क्योंकि भारतीयों को कुछ नहीं आता। अंग्रेजी शासन की हर बात को एक शैक्षिक अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें हर बात, हर चीज भारतीयों को सिखाने और मानसिक गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल की गई। फिर भले ही वो ट्रेन सिस्टम हो, टेलीग्राफ हो, पोस्ट ऑफिस हो या कुछ और, अंग्रेजों का पूरा तंत्र भारतीयों को शिक्षित करने या कहें तो मानसिक रूप से गुलाम बनाने का तंत्र बन गया। अंग्रेजों ने
गुलामी की मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए एक और युक्ति लगाई और भारतीय समाज को दो वर्गों में बांटना शुरू किया, जिसमें पहला वर्ग है उच्च वर्ग, जिसे अभिजात्य वर्ग या एलीट क्लास भी कहते हैं, और दूसरा वर्ग है निम्न वर्ग यानी आम जनता, आम आदमी, साधारण जनता या कॉमन मैन एंड विमेन। लेकिन यह हुआ कैसे? यहां यह जानना जरूरी है कि उस समय भी समाज का एक समूह था जो मौका परस्त और स्वार्थी था। ऐसा समूह जो हमेशा उसके साथ खड़ा होता था जो ताकतवर होता था या जिसके पास सत्ता होती थी। उसे भारत की आजादी से और भारत के लोगों से कोई लेना देना नहीं था। यह समूह सिर्फ अपना फायदा देखता था। इस बात का उदाहरण भी आप वीर मूवी में देख सकते हैं कि कैसे यहां के उच्च वर्ग के लोग खुद को आम भारतीयों से ऊंचे दर्जे का मानते थे और अंग्रेजों के साथ उठना बैठना, खाना पीना इसमें अपनी शान समझते थे। अंग्रेजों ने ऐसे लोगों को अपनी तरफ मिला लिया और जब भी भारतीय या भारत के आम लोगों से कुछ करवाना होता तो वो इन्हीं मौका परस्त लोगों का सहारा लेते थे। अंग्रेज इन मौका परस्त लोगों को या अभिजात्य वर्ग के लोगों को इंडियन सिटीजन कहा करते थे और बाकी जो साधारण जनता होती थी उन्हें मास यानी कि आम जनता या साधारण जनता कहते थे। यहां यह भी जानना जरूरी है कि उस समय इंडियन सिटीजन और साधारण जनता यानी मास में अंतर होता था। आज की तरह नहीं है कि सभी इंडियन सिटीजन हैं। उस समय इंडियन सिटीजन की परिभाषा दूसरी थी और जो उस परिभाषा में नहीं आते थे उन्हें साधारण जनता कहा जाता था। इस अभिजात्य वर्ग के लोगों के साथ इस अभिजात्य वर्ग के लोग अंग्रेजों के साथ उठना बैठना खाना पीना सब कुछ करते थे, जबकि आम जनता के लिए ये सारी प्रक्रियाएं प्रतिबंधित थी और आम जनता को निचले दर्जे का माना जाता था। भारतीय समाज का वर्गों में विभाजन इस बात का शानदार उदाहरण है कि कैसे अंग्रेजों ने भारतीयों के खिलाफ इस्तेमाल किया भारत को ही गुलाम बनाए रखने के लिए। 1833 में जब सिविल सर्विसेज, जिसे उस समय आईईएस के कहा जाता था और अभी आईएएस के नाम से जाना जाता है, वो भारतीयों के लिए खोला गया, तब ज्यादातर सिविल सर्वेंट्स इसी अभिजात्य वर्ग से ही आईईएस बने। लेकिन इन्होंने भी भारत की आम जनता की सेवा करने की बजाय अंग्रेजों और अभिजात्य वर्ग की ही सेवा की। अंग्रेजों ने भारतीय समाज को तोड़ने के लिए शिक्षा भी दो प्रकार की बनाई। भारत की आम जनता के लिए एक प्रकार की शिक्षा और अभिजात्य वर्ग के बच्चों के लिए दूसरे प्रकार की शिक्षा। भारत की आम जनता के लिए जो शिक्षा रखी गई उसमें नैतिक शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। इसमें नैतिक शिक्षा का स्वरूप भी अंग्रेजों ने ही तय किया था, जिसमें बताया गया था कि एक अच्छा नागरिक कौन होता है। इस पूरी नैतिक शिक्षा को इस तरह से तैयार किया गया जिससे कि भारतीय अंग्रेजों को अच्छा माने और उनके शासन, नियम, कायदे, कानून आदि का विरोध ना करें। भारतीय यह मान लें कि अंग्रेज शासन भारत के लिए एक वरदान जैसा है। अभिजात्य वर्ग के बच्चों के लिए जो शिक्षा बनाई गई उसमें साहित्य, लिटरेचर, फिलॉसफी, सेल्फ एनालिसिस, साइंस आदि बातों पर जोर दिया गया था। वो सभी बातें रखी गई थी जो अंग्रेजी शासन को चलाने के लिए जरूरी थी। लेकिन यहां यह भी जानना जरूरी है कि इन सब के बावजूद भी अभिजात्य वर्ग के ही कुछ बच्चे आगे चलकर बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने। हमने अभी तक भारतीय शिक्षा के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जाना है, लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती है। अगले वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों ने शिक्षा को प्रभावित किया। इतना ही नहीं, उस समय के शिक्षकों की क्या स्थिति थी, उन्हें कितना सम्मान मिलता था, कितनी सैलरीज मिलती थी, उनका पूरा तंत्र कैसे काम करता था। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि पाठ्य पुस्तक की शुरुआत क्यों और कैसे की गई, कैसे पाठ्य पुस्तक के माध्यम से भारत
में मानसिक गुलामी को बढ़ाया गया। इसके अलावा परीक्षा की शुरुआत कैसे की गई, डिग्रियों की शुरुआत कैसे हुई, तो ये सभी बातें हम अपने अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।